हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गुड इवनिंग। आज हम करेंगे यहाँ पे दो टॉपिक करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। इन प्रीवियस वीडियो हमने जो टॉपिक किया था वो था कि म्यूचुअल फंड क्या है और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है, तो आज हम उनके करेंगे कि क्या उसकी अच्छाइयां हैं, क्या उसकी बुराइयां हैं। ठीक है, तो आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में ये करेंगे आज। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस से शुरू करते हैं कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आर बेनिफिशियल टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर, स्पेशली द स्मॉल इन्वेस्टर टू whom they offer a convenient route for participation in the capital market in the following manner. वैसे तो म्यूचुअल फंड हर किसी को बेनिफिशियल है, बट एक ये वेरियस कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की, जहां पे स्मॉल इन्वेस्टर को एक मतलब कन्वीनियंट रूट मिलता है पार्टिसिपेशन के लिए, कि जहां पे वो अपनी जो सेविंग को डाल सके, जिससे कि एक कैपिटल मार्केट में, जिससे कि उनको फॉलोइंग बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बेनिफिट उसमें से क्या है, ट्रांसपेरेंसी। तो एक जब हम म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आपको सब कुछ बताया जाता है कि आपके एक पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड आर फुल्ली ट्रांसपेरेंट इन एज मच एज देयर पोर्टफोलियो आर डिस्क्लोज एवरी मंथ। जो आपका पोर्टफोलियो है वो हर मंथ आपको चेंजेस जो भी आएंगे वो आपके ऐप पे दिखेंगे। ठीक है, investors are in know of things which regard to development of their funds, and if portfolio management does not come up with to their expectation, they are free to move out their fund after giving a short notice to this effect. तो अगर जैसे जो इन्वेस्टर है उसको अपने डिप्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स, मतलब उसको अपना फंड्स में कोई अगर चेंज नहीं नजर आ रहा या फिर उसको पोर्टफोलियो अपना नहीं दिख रहा, तो वो क्या कर सकता है, जो उसकी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन पे नहीं जा पा रहा, तो हम क्या, इन्वेस्टर को एक राइट है कि वो मूव आउट हो सके उस फंड में से, या उस ब्रोकर के थ्रू अपनी मतलब पूरी अपनी फंड्स को निकाले, रिडम्पशन ले लें आफ्टर शॉर्ट नोटिस देके। तो एक ट्रांसपेरेंसी जब तक एक फंड मैनेजर और एक इन्वेस्टर के बीच में नहीं होगी तब तक ट्रांजैक्शन अकर नहीं हो पाएगी। तो दिस इज वन फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। सेकेंड पॉइंट इज डिवर्सिफिकेशन। जब भी आप किसी फंड में लगाते हो, म्यूचुअल फंड में आपको एक ये बेनिफिट मिलता है कि जो आपके फंड्स हैं वो डिवर्सिफाई हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर आपके शेयर, जैसे एक शेयर मार्केट होती है, एक उसमें पर्टिकुलर वन शेयर ऑफ कंपनी के लगते हैं। ठीक है, जिसमें कि रिस्क बहुत हाई होता है। यहाँ पे आपका रिस्क जो होता है वो मिटिगेट हो जाता है, क्योंकि आपके डिवर्सिफाई हो जाते हैं फंड्स के, अलग अलग फंड्स में लगा देते हैं। अब हम इसी लाइंस पढ़ते हैं। जो डिवर्सिफिकेशन है is a good tool for risk mitigation process, जैसे कि मैंने आपको बताया। It is not possible for a small individual investor to afford diversification with a limited amount, expertise and other resources. एक जो small investor है उसके लिए diversification afford करना थोड़ा difficult होता है, क्योंकि अगर उसकी छोटी amount होगी, expertise and other resources कम होगी, तो difficult होता है। However, mutual funds have a larger corpus and a big team of professionals, and as such are in a position to invest in companies belonging to different industry sector, they're ensuring low level of risk। जिससे कि एक वो उनके टाइप्स, जिससे कि जो हमारा कॉर्पस होता है वो बढ़ता रहता है धीरे धीरे, जिससे कि जो टीम है एक मतलब कंपनी की, उसमें प्रोफेशनल काम करते हैं। ठीक है, तो जो टीम है वो एक डिफरेंट टाइप्स होती है कंपनी से, जिससे कि वो बिलोंग करते हैं। कोई उन्होंने जो आपके फंड्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स में लगा दिया। ठीक है, जिससे कि जो आपका रिस्क है वो कम हो जाता है। तो दिस इज सेकेंड पॉइंट, डिवर्सिफिकेशन। थर्ड पॉइंट इज रिसर्च। म्यूचुअल फंड हैव अ लार्ज सेटअप विद अ पैनलिटी ऑफ फंड्स एंड अ मार्केट रिसर्च टीम। जब भी कोई कंपनी एक एस्टेब्लिश करता है तो उसको म्यूचुअल फंड की पूरी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या वो करता है। उनको एक प्रॉपर रिसर्च की जरूरत होती है कि मतलब हमने कौन कौन से फंड्स रखने हैं और कौन कौन से कंपनी के साथ हमने टाइप करने हैं। They have access to data which is required to take investment decision on behalf of their unit holders. It is not possible for an individual investor to do on his or
his or her own. What a mutual fund can do on his or her behalf. अब इसमें क्या है, एक जब हम कंपनी को एस्टेब्लिश करते हैं ना, तो हमें जब हम सेटअप करते हैं कंपनी को, तो हमें पेनल्टी ऑफ फंड की एंड मार्केट रिसर्च, जो हमारी एक टीम होती है जो कि पूरा रिसर्च करती है एक पर्टिकुलर पेनल्टी ऑफ फंड्स को लेके कि कौन कौन से फंड्स हैं और किस तरह हम एक इन्वेस्टर को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो एक जैसे इन्वेस्टर है, अगर तो वो अपने बिहाफ पे कर रहा है तो उसको फुल नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज म्यूचुअल फंड को अपने ही बिहाफ पे करना पड़ता है ये सब। तो एक रिसर्च एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूचुअल फंड में। फोर्थ इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शंस अकर करते हैं तो वो एक फंड मैनेजर के थ्रू होती है जो कि एक प्रोफेशनल होते हैं, एक टीम होती है जो कि जो भी कोई प्रॉब्लम होती है या पोर्टफोलियो के रिलेटेड, कोई भी ट्रांजेक्शन के रिलेटेड, रिडम्पशन के रिलेटेड, तो वो प्रोफेशनली मैनेज करते हैं उस चीज को। ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, एट इंडिविजुअल लेवल अ स्मॉल इन्वेस्टर इज नाइदर equipped with the requisite understanding of the market operation nor has necessary resources to assess the market for investment in a fruitful manner। अब अगर हम इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, नाइदर उनको अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, मार्केट ऑपरेशंस कैसा चल रहा है या फिर कुछ भी है, एंड सेकेंडली उनको ये भी नहीं पता होता कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए नेसेसरी रिसोर्सेज हम कैसे असेस कर सकते हैं मार्केट में, कि क्या चल रहा है और उसको मार्केट में हम कैसे असेस कर सकते हैं। तो इट इज देयरफॉर क्रूशियल टू सीक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट हु इज नाइदर इजी टू फाइंड नॉर अफोर्डेबल बाय एन एवरेज इन्वेस्टर। तो हमें क्या जरूरत होती है, एक ब्रोकर की जरूरत होती है या फिर हम किसी के थ्रू करवाएं जो कि एक एक्सपर्ट है, बिकॉज एक ये इजी टास्क नहीं होता कि हम एक अफोर्डेबल प्राइस पे, मतलब कि अफोर्डेबल रेट पे एक एवरेज इन्वेस्टर अफोर्ड कर सके, नाइदर इजी टू फाइंड। अगर हमें कोई अच्छा प्रोफेशनल एक्सपर्ट चाहिए तो वो इजीली मिलता भी नहीं है कई बार। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड कम टू रिक्यूज ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर इन दिस रिगार्ड एज दे हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल हैविंग नेसेसरी एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन दी respect of research and analysis of the company data with view to evaluating their performance level। तो उनको इतनी नॉलेज और एक्सपर्टाइज, इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो इवेल्युएट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंसेस को कि वो कैसा चल रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने जैसे बताया कि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसको देखते हुए वो फंड सजेस्ट करती है कि आपको किस फंड में लगाना चाहिए। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय देम जनरली डू नॉट गो रॉन्ग। तो क्या होता है, जब भी वो कोई स्ट्रेटेजी लगाते हैं कि हम इस फंड में आपको एलोकेट कर देते हैं, तो वो गलत नहीं होते, क्योंकि वो एक एक्चुअली में डीप थॉट करके आपको मतलब बताते हैं कि कौन सा फंड आपको बेटर रहेगा। फॉर स्मॉल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड आर द बेस्ट ऑप्शन टू एंटर एंड टेक एडवांटेज ऑफ द कैपिटल मार्केट। तो एक छोटे इन्वेस्टर के लिए जो म्यूचुअल फंड है वो बेस्ट ऑप्शन है, जिससे कि धीरे धीरे आपकी ग्रोथ होती है और कैपिटल मार्केट में आपको एडवांटेज मिलता है। तो फोर्थ पॉइंट था प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फिफ्थ पॉइंट है कन्वीनियंस। इन्वेस्टमेंट थ्रू अ म्यूचुअल फंड इज नॉट ओनली टाइम एंड एनर्जी सेवर, इट इज कन्वीनियंट वे टू एंटर द कैपिटल मार्केट। तो अभी आप जैसे एक बारी आपको, अगर आप जैसे सेविंग करते हो तो एक बारी आपको ऑनलाइन या फिर ऐसी पेपर वर्क करके आपको एक बारी ही टाइम एंड एनर्जी आपकी सेव होती है, जिससे कि आपको कन्वीनियंट वे में आप कैपिटल मार्केट में एंटर कर पाओगे, ज्यादा कोई पेपर प्रोसेस इसमें नहीं होता। ठीक है, सिक्स्थ आती है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे, कॉर्पस हेल्ड बाय मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड इज क्वाइट लार्ज एंड डिवर्सिफाइड विच प्रोवाइड देम द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी ऑफ स्केल है वो बढ़ती है। ठीक है, मतलब कि जो प्रोडक्शन या फिर जो हमारी सेल्स है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो फंड है वो लार्ज है, बड़ा है और बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स है उसमें क्वाइट लार्ज होता है, बढ़ता रहता है उनके पास, जिससे कि वो अच्छे रिटर्न्स देते हैं। एज अ रिजल्ट दे आर इन अ पोजीशन टू ऑब्जर्व एनी अनएक्सपेक्टेड लॉस अराइजिंग आउट ऑफ देयर ऑपरेशन इन द मार्केट। अब अगर कोई भी पोजीशन उनकी आती है,
वैसे तो उनको कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस नहीं होता क्योंकि उनके पास फंड बहुत होते हैं जो कि उनको ऑपरेशन से मिलते हैं इन द मार्केट, एंड at the same time continue their investment strategy by remaining in the market। जो भी उनकी स्ट्रेटेजी रहती है तो वो कंटिन्यू करते रहते हैं उसी स्ट्रेटेजी को ताकि वो एक सर्वाइव और ग्रोथ कर पाए एक पर्टिकुलर मार्केट में। तो 6 पॉइंट था स्टेबिलिटी। अगर यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि मैं आपको वो फिर से पॉइंट समझा सकूं या फिर कोई स्पेसिफिक वीडियो ला सकूं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज उससे पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपको ऐसी ही डिटेल वीडियोस हिंदी में एक्सप्लेन करती रहूं और आपको भी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग थॉट आपको समझ आता रहे कि मैं करवा कर रही हूं। ठीक है, अगर तब भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आस्क मी। नाउ अब हम करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड क्या है। ठीक है, सम ऑफ द शॉर्ट कमिंग कॉमन टू ऑलमोस्ट ऑल द म्यूचुअल फंड आर एज फॉलोज। अगर कोई उसमें इतनी बेनिफिट्स हैं तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस सब चीजों की होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम करते हैं डिल्यूजन। डिल्यूजन कैसे? डिवर्सिफिकेशन ऑल्दो गुड फॉर द फंड एंड इन इट्स इन्वेस्टर्स एज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। जो डिवर्सिफिकेशन है एक गुड फंड तो है बट उसका इन्वेस्टर्स के लिए और एक वो रिस्क को भी मैनेज करता है। ठीक है, हैज इट own drawbacks due to delusion factor associated with it, but on the other side एक वो drawback हो जाता है जब वो delusion की फॉर्म में आ जाता है। कैसे? This phenomena may be the best understood with the help of an example। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। In case one of the security held in the fund's portfolio perform very well and its market value double in a short span of time, its impact would not be prominently felt on the fund's portfolio as the security form only a small part of the overall portfolio। तो इसमें एग्जांपल में क्या समझाया है, जो अगर आप सिक्योरिटीज लेते हो, ठीक है, फंड्स पोर्टफोलियो जो आपका पोर्टफोलियो है आपका फंड का जिसमें आपको गेन या लॉस दिखता रहता है, तो वो अच्छा तो परफॉर्मेंस कर रहा है और मार्केट वैल्यू भी डबल हो रही है छोटे पीरियड में, बट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है फंड पोर्टफोलियो में? एज द सिक्योरिटी फॉर्म्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो। जो सिक्योरिटी है वो एक छोटा सा पार्ट ले रही है पोर्टफोलियो का, जिससे कि इतना इफेक्ट नहीं आ रहा और वो डिल्यूट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, डिवर्सिफिकेशन लीड टू अ म्यूचुअल फंड to perform either remarkably good or bad। जिससे कि डिवर्सिफिकेशन जब हम करते हैं या तो हम एक पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो करेगा, अच्छा रहेगा, या फिर गंदा रहेगा, तो वो डिल्यूट होता जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज डिल्यूजन। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज नो इंश्योरेंस। अब इसमें क्या है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है एज अ होल इज अंडर रेगुलेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, एक्सेट्रा। अगर म्यूचुअल फंड है तो उसको सेबी रेगुलेट करती है। ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज का होता है। ठीक है, तो ये रेगुलेट करती है गवर्नमेंट एजेंसीज। हाउएवर नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू इट इन द फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट लाइकली लॉस इनकर्ड बाय इट। अगर कोई भी आपको लॉस हो जाता है तो इसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं होती है प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि इंश्योरेंस आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, बट म्यूचुअल फंड में अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं होती कि आपको अपना बाद में पैसा मिल जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। आपको गेन होता है या फिर लॉस होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एज अवेलेबल टू द बैंक्स अगेंस्ट लॉसेज बाय DICGC। तो ये एक बैंक का नाम, मतलब कि बैंक की एक फुल फॉर्म है। म्यूचुअल फंड हैव टू पुट इन प्लेस देयर ओन मैकेनिज्म्स लाइक डिवर्सिफिकेशन टू रिड्यूस रिस्क दे आर एक्सपोज टू। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि जो हम डिवर्सिफाई करते हैं तो उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, जो कि हमारे पास जो हमें होता है। ठीक है, एज द नेचर ऑफ द बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग कैपिटल मार्केट which is highly volatile, they may incur some losses in certain cases and in some exceptional cases their entire investment may be wiped out। जब हम अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है,
हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल मार्केट आपको पता है कि वॉलेटाइल होती है। बेशक वो रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर देती है, बट वो वॉलेटाइल तो है ही है ना, तो कुछ ना कुछ तो लॉस इनकर करती है वो इन सर्टन केसेस, ठीक है। तो जिससे कि एक एक्सेप्शनल केस होता है द इंटायर इन्वेस्टमेंट, जिससे कई बार ऐसे होता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो पूरी वाइट आउट हो जाती है, पूरी ही वैनिश्ड हो जाती है, ठीक है। हमारे फंड्स बहुत ही एकदम से नीचे गिर जाते हैं। तो ये क्या है, वॉलेटिलिटी है, इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं मिलती आपको, ठीक है। थर्ड आता है फीस एंड एक्सपेंसेस। जब भी आप कोई मतलब एग्जिट एंट्री या एग्जिट लोड लेते हो तो कुछ ना कुछ जो हमारा फंड मैनेजर है वो फी चार्ज करता है या फिर एक्सपेंस चार्ज करता है अपनी, ठीक है। विद अ व्यू टू मीटिंग मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड चार्ज मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग फीस from their investor which ranges between 1 and 1.5% per year for actively managed fund। जो भी वो फंड अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो मैनेज आपका फंड कर रहे हैं, तो वो अपनी एज आप एक्सपेंस मान लो या फिर फीस मान लो या फिर कमीशन कहते हैं उसको, 1 to 1.5% के बीच में एक साल में आप मतलब कि आपके चार्जेस कटते हैं, ठीक है। एक इन्वेस्टर से लेते हैं वो, क्यों लेते हैं, क्योंकि वो जो आपके फंड्स है वो एक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं। सम म्यूचुअल फंड्स आल्सो चार्ज सेल्स कमीशन एंड रिडम्पशन फीस ओवर एंड अबव द मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग फीस। कहीं जैसे अगर आपको सेल्स कमीशन चार्ज भी होता है, ठीक है, कि वो जो आपके म्यूचुअल फंड को सेल कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो कमीशन लेते हैं। रिडम्पशन, अगर आप पैसा निकलवाते हो तो उसको कहते हैं रिडम्पशन फीस, ठीक है। जो मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग फीस तो मैंने ऊपर बता दिया, तो उसके अलावा भी वो सेल्स कमीशन या फिर रिडम्पशन के लिए फीस चार्ज करते हैं। एज मेनी ऑफ द फंड्स आर एक्टिवली एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, द ट्रांजेक्शन कॉस्ट शूट अप कंसिडरेबली। जब हम ट्रेड करते हैं शेयर को तो वो एक्टिवली एंगेज होते हैं इन ट्रेडिंग ऑफ द शेयर, तो जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सम ऑफ दीज चार्जेस are made applicable are ongoing basis as against the stock investment wherein commission is based on only at the time of buying or selling। जब हम बाइंग और सेलिंग करते हैं कमीशन तभी चार्ज होती है, और जो फी और जो चार्जेस होते हैं एप्लीकेबल होते हैं ऑन गोइंग बेसिस। जब आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही होती है तो आपके लिए फीस चार्ज होती है, नहीं तो कमीशन चार्ज होती है जब आप बाय और सेल करते हो, ठीक है। तो ये था फीस एंड एक्सपेंसेस। फिर फोर्थ आता है पुअर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट विच इज हाईली वॉलेटाइल। जब परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड की होती है वो डिपेंड किस पे करती है कि मूवमेंट ऑफ जो स्टॉक मार्केट है वो कैसी चल रही है। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो म्यूचुअल फंड की भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है तो परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड भी डाउन जाएगी। देयरफॉर देयर इज नो एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर विद रिगार्ड टू देयर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय देम। जो भी उन्होंने अमाउंट इन्वेस्टेड किया कोई एश्योरेंस नहीं होती कि आपका अप ही जाएगा या फिर डाउन ही जाएगा, क्योंकि एक वॉलेटाइल नेचर की है ये, मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आपका जो रिटर्न है वो एक फिक्स नहीं रहता, वो फ्लक्चुएट होता रहता है एज मार्केट के अकॉर्डिंग। हिस्टोरिकली ऑन एन एवरेज almost 75% of the mutual fund have not been able to keep pace with the major market indices like Standard and Poor 500 as ये कुछ मतलब कि वो markets indices हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी मार्केट पुअर या फिर अच्छी कैसी चल रही है, ठीक है। Sometimes the capability of the professional manager employed by the funds are also placed under doubt by the crisis। तो इससे क्या होता है, sometimes the capability of professional manager employed by the fund are also placed under the doubt of critics whether they are really better off in the carrying out their jobs than an or कई बार ऐसे होता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है कि वो मार्केट के अकॉर्डिंग मतलब कि अपना मतलब कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर होते हैं जो उनका फंड है ना, तो वो मार्केट के अकॉर्डिंग उनको भी कई बार डाउट हो जाता है कि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जॉब कैरी आउट कर रहे हैं या फिर ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के
देन द एन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर, जो एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर है उसके अकॉर्डिंग हम जो जॉब है वो कैरिड आउट कर रहे हैं, उसके लिए जो पुअर परफॉर्मेंस है, हाईली वॉलेटाइल नेचर है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, थोड़ी सी हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अप डाउन हो जाती है, जिससे कि हमारा जो परफॉर्मेंस में फ्लक्चुएशन हो जाती है, जिससे हम पुअर परफॉर्मेंस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 S&P 500 हमें लगाना पड़ता है इंडाइसेस। हमें ये देखना होता है कि कितनी हमारी परफॉर्मेंस है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट इज लॉस ऑफ कंट्रोल। समटाइम क्या होता है, जो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, वंस द मनी इन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड, द कंट्रोल therefore is entirely passed on to the manager of the fund। तो क्या होता है कि जब हम एक फंड मैनेजर से अपना काम करवाते हैं तो हमारा जो कंट्रोल है, अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो उसने मनी इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जो मैनेजर होता है, मैनेजर ऑफ द फंड, वो सारा इंटायरली पास्ड ऑन किस पे हो जाता है, मैनेजर पे हो जाता है, कि जो फंड वो क्या कहते हैं, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, हमारे फंड्स को। वेरियस डिसीजन विद रिगार्ड टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी, देयर टाइमिंग एक्सेट्रा आर इंटरेस्टेड टू देम। तो जो वेरियस डिसीजंस हैं रिगार्डिंग कि कब उसने बाय करना है, कब उसने सेल करना है, क्या टाइमिंग्स होंगी, तो वो सब क्या करता है, फंड मैनेजर करता है। देयर डिसीजन में नॉट ऑलवेज मैच विद द व्हाट एन इन्वेस्टर वुड हैव टेकन हैड ही। ठीक है, तो जो जिस तरीके से इन्वेस्टर डिसीजन लेता है, कई बार वो जो मैच नहीं कर पाता, जो एक फंड मैनेजर है उससे मैच नहीं कर पाता है इन्वेस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अलग अलग डिसीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फंड मैनेजर मे नॉट नेसेसरली सूटेबल फॉर सम इन्वेस्टर। तो जो टैक्स की इम्प्लीकेशंस होती हैं, जो भी उसने इम्प्लीकेशन मतलब कि जो आगे जाके रिजल्ट आएगा टैक्स का, जो कि डिसीजन लिया जाता है फंड मैनेजर लेता है, मे नॉट नेसेसरली सूटेबल। तो वो जो होता है वो सम इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं हो, मे बी अदर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल हो, कुछ के लिए होता है, कुछ के लिए नहीं होता। तो जो हमारा लॉस है, जो हमारा कंट्रोल है, वो हम लूज कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा डिसीजन या फिर कब बाय और सेल करना है, वो किसके हाथ में, सारा फंड मैनेजर के हाथ में। तो दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ एन म्यूचुअल फंड, कि हम वहां पे अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर देते हैं। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेडिंग लिमिटेशंस। अब इसमें क्या है, जो म्यूचुअल funds are normally considered to be the liquid. However, some of them, example open-ended fund, cannot be traded fairly in the middle of the trading day. क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं, वो हम ये नहीं है कि हम कभी भी रात को 12 बजे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ टाइमिंग्स होती है, 9 o'clock to 6:30 तक उसकी टाइमिंग्स होती है, कि जैसे कि जो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रेड ना फ्रीली नहीं की जा सकती, जैसे कि इन द मिडल ऑफ द ट्रेडिंग डे, ऐसा नहीं होता, उसका भी कोई एक स्पेसिफिक टाइम होता है। एज देयर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट, जिससे कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आपको इस टाइम से लेके इस टाइम के बिटवीन ही हम ओपन एंडेड फंड्स को ट्रेड कर सकते हैं। दैट दे कैन बी ब्रॉट एंड सोल्ड only at the end of the day at the current value of their holding। तो जब हम buy and bought and sold कब कर सकते हैं, only at the day of the end at the current value of their holding, जो भी उनकी current value होगी उसी पे ही हम bought and sell करेंगे। तो कुछ ट्रेडिंग लिमिटेशंस होती हैं जो कि हमें सेबी के थ्रू फॉलो करनी पड़ती है। ये नहीं कि हम अपने टाइमिंग्स पे अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये बिग इम्प्लीकेशन है इसकी, मतलब कि डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन है, जिससे कि हमारा ट्रेडिंग लिमिटेशन। तो ये 6 पॉइंट अभी तक हमने करे हैं। टिल यहां तक अगर आपको कोई डाउट है, यहाँ पे मैं अपना टॉपिक खत्म कर रही हूँ ताकि आपको सिंपली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझ आ जाए और मैंने क्या बताया इसमें। आप मतलब कि पेपर के पहले भी रिवीजन कर सकते हैं इसी से ही, या फिर जो पॉइंट्स हैं उसको समझ के जा सकते हैं ताकि आप पेपर में जल्दी से लिखाओ। एंड इसमें चार्ट बना के आ सकते हो ताकि जो लॉन्ग क्वेश्चन आए पहले आप चार्ट बना देना, फिर आप ये पॉइंट्स लिखना, जिससे कि आप, मैं बार बार बताती हूँ कि इंप्रेसिव लगता है। अगर आपको ये भी जानना है कि पेपर हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता सकती हूँ, अगर आप मतलब मुझे परमिशन दो, अगर आपको इंटरेस्टेड हो वो जानने में कि आपको पेपर पैटर्न कैसा चाहिए, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको जो एग्जाम है वो कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है,
तो till then subscribe my channel and share as you much as can, and till then take care yourself. Bye.